Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे दिल खोल करके स्वागत है। मेहनत करना मेरे भाई, मेहनत से पीछे मत हटना। हमेशा याद रखना, जो पसीना बहाएगा जंग जीत कर वही ले जाएगा, तो हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा सर। याद रखना मेरे भाई कि कल की जो क्लास हुई थी वो बेसिकली ओड टू ऑटम की क्लास थी, और ओड टू ऑटम के इस पूरे के पूरे पोएट्री को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि सर उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। भैया मेरे एक बात बताता हूं आपको, पूरे के पूरे YouTube के इतिहास का वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार YouTube पे छान मार के देखना सर, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि जो भी उसका मीनिंग था, इंप्लाइड मीनिंग, उस पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से जोड़ दिया और उसको एकदम इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश की। ठीक है मेरे भाई, तो कल की जो क्लास हुई थी वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन की क्लास थी, लेकिन आज की जो क्लास है मेरे भैया वो बेसिकली सुपर सुपर डुपर क्वेश्चन को लेकर के आया हूं आपके सामने। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे भैया मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने लेकर के आया हूं और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए लेकर के आया हूं सर। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, मतलब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माय डियर, जरा अच्छे तरीके से इसको देखना। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा लेकिन इसको बनाने की पूरी कोशिश करना, और याद रहे कि मैं आपका उतना कमेंट नहीं देखूंगा मेरे भैया, तो आप आंसर देते रहना। ठीक है, आप आंसर देते रहना। एक क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसका आंसर देना प्लीज। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग जिक्र करते हैं माय डियर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम, Who has composed the poem song Ode to Autumn? Ode to Autumn को बेसिकली किसने कंपोज किया, Ode to Autumn को बेसिकली किसने लिखा? तो आपको पता है कि सर Ode to Autumn को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉन किट्स, तो इसलिए इसका ए फॉर एप्पल एकदम करेक्ट जवाब होगा सर। दूसरी बात कि अगर मैं बात करता हूं इस जॉन किट्स को लेकर के, तो सर इसका एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं सर इस जॉन किट्स को लेकर के, तो जरा ध्यान से देखना। जॉन किट्स का जो जन्म है मेरे भैया, डेट ऑफ बर्थ है ये बेसिकली 1795 को हुआ था। जब बात आती है डेट ऑफ डेथ को लेकर के माय डियर, तो ये बेसिकली 1821 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए, अगर आपका कैलकुलेशन हल्का सा भी अच्छा है ना सर, कैलकुलेशन अगर हल्का सा भी अच्छा है तो आपको पता होगा कि सर मात्र 21 साल के नहीं, मात्र 26 साल की एज में बेचारे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि सर ये जो जॉन किट्स है ना, इनको बेसिकली रोमांटिक पोएट कहा जाता है। कौन सा पोएट माय डियर? रोमांटिक पोएट कहा जाता है। यह भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं सर, जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओड टू ऑटम इज रिटेन इन, ओड टू ऑटम को बेसिकली कब लिखा गया था? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन याद रहे मेरे भाई कि 1819 में इसको लिखा गया था। ये जो ओड टू ऑटम है ना, इसको बेसिकली 1819 में लिखा गया था और 1820 में पब्लिश्ड हुआ था। मतलब लिखा गया 1819 में और ये पब्लिश हुआ था 1820 में। दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके ऑप्शन में यहां भी 1819 है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। भैया मेरे क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया गया है ना वो काफी ज्यादा घुमावदार है, लेकिन टेंशन मत लो, इसको जो लिखा गया था मेरे भैया वो सितंबर 1819 में लिखा गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, दैट मीन सितंबर 1819। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एकदम ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, ओड टू ऑटम इज ब्लैंक। ओड टू ऑटम बेसिकली क्या है? तो आपको पता है ओड टू ऑटम ना मेरे भैया, ओड टू ऑटम ना एक स्तुति है, एक ओड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एन ओड, दैट मींस सी फॉर चाइना। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, इन ओड टू ऑटम जॉन किट्स डील्स विद डॉट इन डिटेल्स। ओड टू ऑटम में बेसिकली जॉन किट्स जो है वो बेसिकली किसके साथ डील करते हैं? स्प्रिंग के साथ, विंटर के साथ, समर के साथ, या फिर ऑटम के साथ? अरे भैया आ गया, पूरा के पूरे ओड टू ऑटम में ना, पूरे के पूरे ओड टू ऑटम में बेसिकली ऑटम का ही जिक्र है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा ध्यान से देखना। ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, मेरे भाई एक बात मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं ओड टू ऑटम को लेकर के, तो इसमें बेसिकली टोटल 3 स्टेंजा का जिक्र है सर। कितने स्टेंजा मेरे भाई? तो 3 स्टेंजा है, और हर एक स्टेंजा के पास 11 लाइंस है।
याद रखना मेरे भैया, हर एक स्टेंजा के पास कितने लाइंस, 11 लाइंस है। कुल मिला के इसमें कितने लाइंस हो गए, 33 लाइंस हो गए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखा हूं सर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन है, ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजास, 3 स्टेंजास, 5 स्टेंजास या फिर 6 स्टेंजा। तो आपको पता है कि सर इसमें कुल मिला के 3 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा के पास 11 लाइंस है। हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की ओर आओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज माय डियर ध्यान से देखना। द थीम ऑफ ऑटम इज, इस ऑटम का जो मौसम है इसका थीम क्या है, जरा ध्यान से देखो मेरे भाई कि इसका थीम क्या है। ऑप्शन है आपके सामने स्कार्सिटी, एबंडेंस, फुलफिलमेंट या फिर मैच्योरिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो एक बात बताइए, फुलफिलमेंट की बात करता है या फिर मैच्योरिटी की बात करता है, कुल मिला के हम कह सकते हैं सर कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किड्स वॉज ब्लैंक पोएट। किड्स जो है ना, जॉन किड्स बेसिकली कैसे पोएट थे। ऑप्शन है रोमांटिक और विक्टोरियन, मॉडर्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दिया हूं कि सर जॉन किड्स है ना, जॉन किड्स बेसिकली रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, दैट मींस रोमांटिक। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, आगे हम लोग बढ़ते हैं सर, जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है 8वां, एक बार बता दो। यस सर 8वां क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना सर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु कॉल्ड ओड टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स। अच्छा, किसने कहा था, अरे यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि ओड टू ऑटम जो है ना वो बेसिकली काफी ज्यादा अच्छा स्तुति वाला क्वेश्चन है। ड्रायन ने, कुलेरिज ने या फिर वर्ड्स ने, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने या फिर आर्थर जो लिखा हुआ है वो। तो आप जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में अगले क्लास के लिए बताना सर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बेसिकली आपका होमवर्क है, यानी जब वीडियो खत्म हो जाएगा, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, इसके बाद आप कमेंट करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अदरवाइज मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपके लिए ये प्रैक्टिस है, आप घर पे जाकर के इसको एक बार देखना। घर पे जाकर के कहने का मतलब यह हुआ माय डियर कि कमेंट बॉक्स में इस क्लास को खत्म होने के बाद छाप देना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपको आती है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट। भैया मेरे टोटल कितने स्टेंजा, आप बोलोगे सर 3 स्टेंजा थे। हर एक स्टेंजा के पास लाइंस कितनी थी। ऑप्शन है आपके सामने 11 लाइंस, 12 लाइंस, 13 लाइंस या फिर 14 लाइंस। आप बोलोगे सर हर एक स्टेंजा के पास 11 लाइंस था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है माय डियर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम में बेसिकली किसको मतलब माना गया है, किसको माना गया है, पर्सोनिफाइड किसको किया गया है, मानवीकरण किसको किया गया है। ऑप्शन है स्प्रिंग को, ऑटम को, विंटर को या फिर समर को। तो आपको पता है मेरे भाई कि इस पूरे के पूरे ओड टू ऑटम के चैप्टर में, पूरे के पूरे ओड टू ऑटम के इस पोएट्री सेक्शन में बेसिकली पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। और इस ऑटम का जो तुलना है या फिर इस ऑटम का जो, हाँ कह सकते हैं तुलना, बेसिकली एक ब्यूटीफुल वुमेन से किया गया है सर, एक ब्यूटीफुल लेडी से किया गया है। तो पर्सोनिफाइड कौन है, ऑटम है या फिर समर है या फिर विंटर है। आप बोलोगे सर ऑटम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे एकदम सही जवाब है सर। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन है सर 11वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम। जॉन किट्स बेसिकली किस पोएम को लिखे हैं। ऑप्शन है एन एपिटाफ, ओड टू ऑटम, द सोल्जर या फिर फायर हिम। तो आपको पता है कि सर जॉन किट्स ना ओड टू ऑटम को लिखे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जब बात आती है एन एपिटाफ को लेकर के माय डियर, तो इसको कौन लिखा। आप बोलो सर वॉल्टर डिलामेयर। कौन लिखे भैया, अरे मेरे भाई बोलो ना, तो वॉल्टर डिलामेयर। क्लियर है माय डियर। आगे आइए, जब बात आती है द सोल्जर को लेकर के, तो इसको किसने लिखा, तो रिपर्ट ब्रूक ने लिखा। कौन लिखा माय डियर, रिपर्ट ब्रूक ने लिखा। जब बात आती है फायर हिम को लेकर के माय डियर, तो इसको कौन लिखे, तो उनका नाम है केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला, ये एकदम सही जवाब होगा सर। केकी एन दारूवाला एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से समझना। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो मेलो। अच्छा, ऑटम जो है ना वो बेसिकली कैसा मौसम है? तो भैया ये फलों को पकाने वाला मौसम है, इसलिए ऑप्शन जो है आपके सामने वो फ्रूटफुलनेस होना चाहिए। तो ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस दैट मीन्स फलों को पकाना, यानी हम बोल सकते हैं कि इसका हिंदी होता है सर फलों को पकाना। तो आपको पता है कि ये जो ऑटम का महीना है माय डियर, ऑटम का जो मौसम है मेरे भाई, ये बेसिकली फलों को पकाने वाला मौसम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 13वां नंबर क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे भाई, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ ब्लैंक सीजन। आपको एक बात पता है, कल के क्लास में मैंने जिक्र किया था कि सर ये जो ऑटम है ना ये बेसिकली सितंबर से, या फिर हम कह सकते हैं सर सितंबर से लेकर के कब तक चलता है? तो आप बोलोगे सर सितंबर से नवंबर की बात करते हैं हम लोग ऑटम में। आपको मैंने मतलब आपके सामने मैंने एक्सप्रेस किया, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि सर ऑटम का जो मौसम है ना ये बेसिकली सितंबर टू नवंबर चलता है। तो एक बात बता, सितंबर से या फिर सितंबर से पहले कौन सा मौसम होता है? आप बोलोगे सर गर्मी होती है ना, जून जुलाई अगस्त की समय गर्मी होती है सर, यानी ये जो है ये बेसिकली समर सीजन के जस्ट बाद आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। आप अपने दिमाग से काम करना सर। अभी मैंने बताया कि सर ऑटम का जो महीना है, ऑटम का जो मौसम है ये बेसिकली सितंबर टू नवंबर देखने को मिलता है। तो सितंबर से पहले कौन सा मौसम रहा होगा? डिपार्चर का मतलब ये हुआ ऑटम स्टार्ट होता है किसके डिपार्चर के बाद? तो भैया समर के जाने के बाद, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। आइए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ब्लैंक सीन वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ब्लैंक सीन वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। भैया लवर ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे महान लवर कौन है? ऑप्शन है आपके सामने जॉन किट्स, जॉन डॉन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन या फिर वॉल्ट विटमैन। आप बताना मेरे भाई, इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लैंक सीन वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। नेचर को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तो आपको पता है मेरे भैया ये जो है ये बेसिकली ओड टू ऑटम है। भैया ये जो नेचर है, प्रकृति है, मौसम है, इसके बारे में जानकारी कौन देता है? उससे प्यार मोहब्बत कौन करता है? तो मेरे भैया जॉन किट्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अब बात करते हैं जॉन डॉन को लेकर के। तो आपको पता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कौन लिखा है मेरे भाई? आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं? आप बोलोगे सर जॉन डॉन। जब बात आती है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को लेकर के, इसको कौन लिखा? भैया इसको मतलब डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने किस चीज को लिखा? तो तुम बोलोगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखने का काम किए हैं डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। जब बात आती है वॉल्ट विटमैन को लेकर के, सर वॉल्ट विटमैन किस चैप्टर को लिखे हैं? तो आपको पता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है माय डियर, इसी को लिखने का काम किए हैं वॉल्ट विटमैन। बोलो कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ इन डॉट 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 न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। अच्छा, ऐसा कौन सा मौसम है मेरे भाई, ऐसा कौन सा मौसम है जिस मौसम में इन डॉट डॉट न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री? ऐसा कौन सा मौसम है मेरे भैया जिस मौसम में पत्ते या फिर जो भी पत्तियां होती है वो बेसिकली क्या है ऑप्शन में? एक मिनट सुनो तो, इन डॉट डॉट न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, कम आउट ऑन ट्री। ओके, ट्री से कौन चला जाता है? अच्छा, ट्री पे कौन आज चला जाता है? यस, एकदम करेक्ट आंसर है इसका बी फॉर बॉम्बे। ऑटम के महीना में मेरे भाई, ऑटम के महीना में पतझड़ के मौसम में पत्ते कम आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं पेड़ से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है? आइए, कम आउट का मतलब बाहर हो जाना, गायब हो जाना, गिर जाना। तो भैया आपको पता है ना न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट। अरे भैया आप तो समझ गए होंगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, एंड गैदरिंग सोलोस ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम। और बहुत सारे पक्षियों का झुंड आकाश में चहचहाते हुए नजर आते हैं, ये बेसिकली किस मौसम में होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस लाइन को बेसिकली कहां से लिया गया है? तो मेरे भाई आपको पता है ये जो लाइन है ना ये लिया गया है ओड टू ऑटम से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना। सी फॉर चाइना एकदम सही जवाब होगा सर। जब बात करते हैं हम लोग स्नैक चैप्टर को लेकर के, तो इसको किसने लिखा? तो मेरे भाई इसको जो लिखने का काम किए थे उनका नाम था D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस उनका पूरा नाम है। ठीक है,
जब बात आती है 10 सोल्जर को लेकर के, तो 10 सोल्जर को किसने लिखा? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा। माय डियर, क्लियर है? बोलो ना, कोई दिक्कत है? आगे आ जा। और टू ऑटम को कौन लिखा? जॉन किट्स। एन एपिटाफ को किसने लिखा? आपको पता है, एन एपिटाफ को जो लिखे हैं उनका नाम है वॉल्टर डिलामेयर। अरे भैया एक बात बताऊं, इसी वॉल्टर डिलामेयर को मेरे भैया 1953 में बेसिकली ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जिसको मैंने आपके सामने डील किया। क्लियर है भाई? आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 17वां क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे भाई, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेल ऑफ फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय। सीजन ऑफ मिस्ट, कवि ने इसको कुहासे का मौसम बोला है और फलों के पकने का मौसम बोला है। इसको बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता है, सबसे पहले ये देखो, जब आप बोले जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे ये पूछेगा कि इसको किसने लिखा है, तो उससे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये जो लाइन है ना, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ओड टू ऑटम से, और ओड टू ऑटम को किसने लिखा? जॉन किट्स ने लिखा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली, दैट मींस जॉन किट्स। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो जॉन डॉन को किसने, जॉन डॉन क्या चीज लिखे हुए हैं? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? 1572 में। ये इस दुनिया को कब छोड़ के गए थे? 1631 में। कहां से बिलोंग कर रहे थे? लंदन से बिलोंग कर रहे थे। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। आपको पता है ये जो है ना, वो बेसिकली रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए इसका रोमन कैथोलिक इनका फैमिली था। रोमन कैथोलिक इनका फैमिली था। ये सारा का सारा बात आपके दिमाग में एक बार में स्ट्राइक करना चाहिए सर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में समझते हैं। सर वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था। और जब बात आती है वॉल्ट व्हिटमैन को लेकर के, माय डियर एंड माय नियर, जब बात आती है वॉल्ट व्हिटमैन को लेकर के, तो आपको पता है सर, वॉल्ट व्हिटमैन इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे कब? अरे कब गए थे बोलो ना। तो मैं बताता हूं, 1892 को इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। कहां से मेरे भाई? अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। आपको बता दूं कि ये जो वॉल्ट व्हिटमैन है, वॉल्ट व्हिटमैन को बेसिकली पीपल्स पोएट कहा जाता है सर। पीपल्स पोएट कहा जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए सर, जरा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, Who sits carelessly on the granary floor in Ode to Autumn? Ode to Autumn में, Ode to Autumn में कौन है जो एकदम बेपरवाह तरीके से उस अनाज वाले भंडार के पास बैठी हुई है? ऑप्शन है ओल्ड मैन, चिल्ड्रन, यंग मैन या फिर वुमेन। तो आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया आपके सामने कि सर इस पूरे के पूरे ओड टू ऑटम को पर्सोनिफाइड किया गया है, और ओड टू ऑटम का तुलना एक ब्यूटीफुल खूबसूरत औरत से किया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर डेली, दैट मींस वुमेन। डी फॉर डेली माय डियर, दैट मींस वुमेन, यानी डी फॉर डेली एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सर, thou watches the last oozing hours by hours is from। भैया तुम ना अगर इस ऑटम के मौसम को देखना चाहते हो, चौथा पॉइंट यही था, अगर तुम ऑटम के मौसम को देखना चाहते हो तो जहां पे सेब से जो शराब बन रही है और उससे जो उस मशीन से जो बूंद गिर रही है, उसको घंटे घंटों तक आप देख सकते हो, एक एक बूंद को। और ये जो लाइन है ये बेसिकली लिखा गया है ओड टू ऑटम में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना, ओड टू ऑटम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखा? वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा, आपको पता होगा। एन एपिटाफ को किसने लिखा? वॉल्टर डिलामेयर ने लिखा। वॉल्टर डिलामेयर ने लिखा, यह भी आपको पता होगा। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई लोग? वॉल्टर डिलामेयर। स्नैक को कौन लिखा? तो डीएच लॉरेंस ने लिखा। आपको हर एक चीज पता है सर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन हाँ, हर चीज तो पता है, लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है अभी अभी विराट कोहली ने कुछ दिन पहले शतक लगाया है। वो शतक क्यों नहीं इतना दिन से लगा पा रहा था? लगभग 5 साल से। पता है क्यों? इसलिए नहीं वो लगा रहे थे क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे सर। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बेसिकली बिजी हो गए थे पैसा कमाने में, एडवर्टाइज करने में, अलग अलग चीज का प्रमोशन करने में। उससे उनको पैसे आते थे, लेकिन उसने अपने गेम पर ध्यान देना ही छोड़ दिया, जिस वजह से उनको 5 साल बाद लगभग शतक लगाए हैं। ये सोच सकते हो सर। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन जरूरी है सर, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, आइए
ओड टू ऑटम इज, ओड टू ऑटम बेसिकली क्या है? एपिक है, एलिसी है, ओड है या फिर बैल्ड है? क्या है भैया? तो आपको पता है ओड टू ऑटम एक ऑड है, ऑड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना, दैट मीन्स ओड। आइए 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग इज अ लाइन फ्रॉम, कहां गया वो बसंत का मौसम? अक्सर लोग बसंत के मौसम का चर्चा करते हैं, अक्सर लोग बसंत के मौसम का तारीफ करते हैं, मुझे तो कहीं नहीं दिखता बसंत का मौसम। ये लाइन बेसिकली कहां से लिया गया है? तो आपको पता है कि ये जो लाइन है माय डियर, ये बेसिकली ओड टू ऑटम से लिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, दैट मींस ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम एकदम सही जवाब है सर, ठीक है। फायर हिम को किसने लिखा? तो केकी एन दारूवाला। फायर हिम को किसने लिखा मेरे भाई? तो केकी एन दारूवाला ने फायर हिम को लिखने का काम किया। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को किसने लिखा? तो टीएस एलियट ने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लिखा। एन एपिटाफ को किसने लिखा? तो वॉल्टर डी ला मेयर ने एन एपिटाफ को लिखा। यह चीज आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन लिखा हुआ है लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय। रे मेरे भाई एक बात बताता हूं, इस पे जितना भी लगाना है ना, जितना भी लगाना है उतना भी लगा लो। इस भी को जितना ज्यादा खूबसूरत बना के लगा लोगे ना उतना अच्छा है। ध्यान से देखो, लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय। लामिया और हाइपेरियन बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है जॉन किट्स, टीएस एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या होगा इसका आंसर? तो आपको पता है, याद रखना मेरे भाई, इसको ये जो क्वेश्चन है ना वो आपके बोर्ड के लिए ना जाने इतना प्यारा क्यों है। लामिया और हाइपेरियन जो है मेरे भाई वो बेसिकली जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। बोलो कोई दिक्कत भाई लोग? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए मेरे भाई। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरे भैया क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। देखो, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय। फलों के पकने का मौसम, कुहासे का मौसम, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो मेरे भैया ये ओड टू ऑटम से लिया गया है। और इसको किसने लिखा है? तो भैया जॉन किट्स लिखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, दैट मीन्स जॉन किट्स। जॉन किट्स एकदम सही जवाब है सर। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बारी है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काई। और बहुत सारे चिड़ियों का समूह स्काई में गाते हुए नजर आते हैं, स्काई में आकाश में चहचहाते हुए नजर आते हैं, और ये बहुत ज्यादा सुहावना होता है। सर इस लाइन को किसने लिखा? तो भैया जॉन किट्स ने लिखा। अरे भैया ये तो बताओ कि कहां से लिया गया? तो ओड टू ऑटम से लिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना, दैट मीन्स ओड टू ऑटम। आइए आगे बात करते हैं स्नैक को लिखने वाले डीएच लॉरेंस को लेके। डीएच लॉरेंस को लेके आपको पता होगा सर कि डीएच लॉरेंस का जन्म कब हुआ था, वो आप कमेंट करके मेरे को बताओ। डीएच लॉरेंस साहब का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताओ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके द्वारा एक जबरदस्त बुक लिखा गया था जिसका नाम था द व्हाइट पीकॉक। द व्हाइट पीकॉक इसके द्वारा लिखा गया एक खूबसूरत सा बुक था जो काफी ज्यादा फेमस हुआ था मेरे भाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है अरे यार, हाँ अरे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? क्वेश्चन है ब्लैंक वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। मतलब प्रकृति को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन है? ऑप्शन है जॉन किट्स, जॉन डॉन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन या फिर वॉल्ट विटमैन। तो आपको पता है कि प्रकृति का सबसे ज्यादा जो प्रकृति का लवर है वो बेसिकली जॉन किट्स है, इसलिए ए फॉर एप्पल एकदम सही जवाब होगा सर। ठीक है मेरे भाई, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। हाँ 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 हाँ, इस क्वेश्चन भैया क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो परेशान मत होना, परेशान मत होना मेरे भाई। हाँ देखो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस क्वेश्चन पे हम जिक्र करेंगे, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन को अगर मैं एक बार करा दिया हूं उस क्वेश्चन को बार बार कराने की जरूरत नहीं है, टाइम पास होगा। देखिए, ब्लैंक डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। ऐसे कौन से इंसान थे मेरे भाई जो बेसिकली जिनको और टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और वो बेचारे इस 26 साल के एज में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। निम्नलिखित में से वो इंसान कौन सा? ऑप्शन है आपके सामने मेरे भाई, ऑप्शन है जॉन किट्स, ध्यान से समझना, ऑप्शन है आपके सामने माय डियर जॉन किट्स, जॉन डॉन, केकी एन दारूवाला या फिर टीएस एलियट।
तो आपको पता है कि भैया 1795 ईस्वी में वही इंसान था जो पैदा हुआ था और 1821 ईस्वी में मात्र 26 साल की एज में इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, जिनका नाम था जॉन किट्स। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल एकदम सही जवाब होगा सर। क्लियर है मेरे भाई? टीएस इलियट किस चैप्टर को लिखे थे सर? लेकिन एक बात बताऊं आपको, टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया कुछ बुक के बारे में हम जिक्र करते हैं और मैं ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखो। एलियट जो है ना, एलियट बुधवार को अपने दोस्तों के साथ, बुधवार को अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान जाकर पार्टी किया और भैया रुक जा, पार्टी किया और 4 क्वार्टर लिया। भैया ये आपका ट्रिक है। टीएस इलियट के द्वारा जो बुक लिखा गया है ना, उसी के बारे में हम जिक्र किए हैं, ध्यान से सुनो, आपको याद हो जाएगा सर। एलियट बुधवार को अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान जाकर के पार्टी किया और पार्टी के दौरान 4 क्वार्टर लिया। यह बात आपको याद होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो, टीएस एलियट से बन जाएगा टीएस एलियट। अच्छा, बुधवार से क्या बनेगा माय डियर? तो बुधवार से बनेगा सर, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं क्योंकि ये पूरा जगह ले लिया। हीरो बन रहा है, हीरो बनेगा रे, ये हीरो बनेगा। आ जाओ यहाँ, लो बड़ा उड़ता है, लो देखो, हाँ आ जाओ। टीएस एलियट से बन जाएगा टीएस एलियट। बुधवार से बनेगा मेरे भाई, बुधवार से बनेगा एस वेंसडे। देखो मेरे भैया, एस वेंसडे। क्लियर है? जब हम बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान, कहाँ गया? रेगिस्तान, तो रेगिस्तान से बनेगा द वेस्टलैंड मतलब रेगिस्तान। अच्छा, और क्या किया मेरे भाई? तो पार्टी किया, तो पार्टी से बनेगा द कॉकटेल पार्टी, याद रखिएगा। और लास्ट है, पार्टी के साथ साथ वो 4 क्वार्टर भी लिया, तो 4 क्वार्टर से बनेगा मेरे भाई 4 क्वार्टर्स। कैसा लगा ट्रिक? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए मेरे भाई, मैंने बोला कि सर टीएस इलियट के द्वारा जो बुक लिखा गया है उसका मैंने ट्रिक दिया आपके सामने। एलियट नाम का इंसान बुधवार को अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान जाकर पार्टी किया और पार्टी करने के दौरान उसी पार्टी में उसने 4 क्वार्टर लिया। टीएस एलियट से बन जाएगा टीएस एलियट। बुधवार से बनेगा एस वेंसडे। अपने दोस्तों रेगिस्तान से बनेगा द वेस्टलैंड, पार्टी से बनेगा द कॉकटेल पार्टी और 4 क्वार्टर से बनेगा 4 क्वार्टर्स। बोलो कैसा लगा? आइए आगे बढ़िए सब, जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जरा अच्छे से देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जॉन किट्स वॉज ब्लैंक पोएट। जॉन किट्स बेसिकली कैसे कवि थे? ऑप्शन है आपके सामने, मॉडर्न पोएट, दूसरा ऑप्शन है विक्टोरियन, रोमांटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है सर कि जो जॉन किट्स है ना, वो बेसिकली एक रोमांटिक पोएट थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना। और रोमांटिक का मतलब रोमांस नहीं, रोमांटिक रिवाइवल हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है मेरे भाई, जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ जुड़े हुए थे। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। 31 नंबर क्वेश्चन। वाओ वाओ वाओ, नहीं 31 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्री इन हो सके तो उम्र भर थम जा। न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्री, शायद ये क्वेश्चन करा दिया हूं, मे बी देख लेना वैसे, ठीक है। देखो, A thing of beauty is a joy forever is written by। A thing of beauty and joy forever बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैं आपको बता दूं, जब आप ओड टू ऑटम पढ़ोगे अच्छे से ना, और ओड टू ऑटम में जब आप टीएस इलियट के बारे में पढ़ोगे मेरे भाई, तो वहां पे इसका जिक्र किया गया है। कुल मिला के हम साफ साफ कह सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो लिखा गया है मेरे भैया, वो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, दैट मीन्स जॉन किट्स। अब बात कर लेते हैं जरा सा इसके बारे में। ये भी बेचारा बहुत देर से परेशान हो रहा है, हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, इसको भी मैं क्यों छोड़ूं। जब बात करते हैं डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को लेकर के माय डियर, तो क्या लिखा था? तो आप बोलोगे सर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लिखने का काम कौन किए? तो भैया डब्ल्यू.एच. ऑर्डन।
नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन डॉन क्या चीज लिखे हैं तो आपको पता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। वॉल्ट विटमैन क्या चीज लिखे हैं माय डियर, तो वॉल्ट विटमैन लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गीत, खुद का गीत। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई, डॉट डॉट इज एन ऑड, ऑड को हम सॉन्ग भी बोल सकते हैं, चलेगा, एक स्तुति है। कौन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोएम है जो बेसिकली एक ऑड है, ओड ओड। ऑप्शन है आपके सामने ओड टू ऑटम, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ओड टू ऑटम, दूसरा ऑप्शन है स्नैक, तीसरा है एन एपिटाफ और चौथा है द सोल्जर। तो आपको पता है माय डियर कि निम्नलिखित में से जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ओड टू ऑटम, इसलिए ए फॉर एप्पल एकदम सही जवाब होगा सर। और ओड टू ऑटम को लिखा कौन, तो जॉन किट्स ने लिखा। जन्म कब हुआ था, 1795 में। इस दुनिया को छोड़ करके गए कब, 1821 में। भैया किस बीमारी से मरे, ट्यूबरकुलोसिस से मरे। कितने साल में मरे, 1821 में मरे। उनका पहला जो बुक था वो उसका नाम क्या था, लायंस इन इमिटेशन। आपको पता है लायंस इन इमिटेशन स्पेंसर उनके पहले बुक का नाम था। भैया मेरे ये जो आपका ओड टू ऑटम है, इसको बेसिकली कब पब्लिश किया गया, तो सितंबर 1819 में पब्लिश किया गया। लामिया और हाइपेरियन किसके द्वारा लिखा गया, तो भैया मेरे वो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है माय डियर, आइए आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिए। जब बात करते हैं स्नैक चैप्टर को लेकर के मेरे भाई, तो स्नैक चैप्टर को किसने लिखा, डीएच लॉरेंस ने लिखा। अच्छा एक बात बताइए, डीएच लॉरेंस एक और बुक को लिखा था जिसका नाम था द व्हाइट पीकॉक, काफी ज्यादा फेमस हुआ था। एक बात पता है, शायद द रेनबो करके एक बुक है, द रेनबो, इसको भी लिखने का काम बेसिकली डीएच लॉरेंस ही किए थे। और रेनबो रैंकर्स रेनबो को लिखने का काम केपी यादव किए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, अगला बात करते हैं एन एपिटाफ को लिखने वाले वॉल्टर डिलामेयर को लेकर के। सबसे पहली बात कि सर ये जो एन एपिटाफ है ना, ये जो एन एपिटाफ है सर, ये जो एन एपिटाफ है ये बेसिकली कैसा पोएम है, तो भाई मेरे ये बेसिकली मेलैंकोलिक पोएम है। मेलैंकोलिक है सर, याद रखना ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। मेलैंकोलिक पोएम है, ठीक है मेरे भाई, जहां पे एक शोक का जिक्र है, एक शोक के बारे में जिक्र किया गया है। अगला हम बात करते हैं मेरे भैया, इसको इसका जो मतलब इसमें किसका जिक्र है, तो आपको पता है एक ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र है, एक ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र किया गया है पूरे के पूरे इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं एन एपिटाफ को लिखा कौन मेरे भाई, तो मैं आपको बताता हूं कि सर ये जो एन एपिटाफ है ना, इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डिलामेयर। वॉल्टर अल्टर नहीं भैया, वॉल्टर डिलामेयर, वॉल्टर डिलामेयर। आप लोग ये मत बोलना अल्टर डिलामेयर नहीं भाई, वॉल्टर डिलामेयर। आपको पता है ये जो वॉल्टर डिलामेयर साहब है ना भाई, ये जो वॉल्टर डिलामेयर साहब है काफी अच्छे इंसान थे। पता है उस लड़की के कब्र में जा करके, वहां पे जा करके बोलते थे कि अगर मैं अभी जिंदा हूं तो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कब्र पे पहुंचता हूं और तुमसे बातें करता हूं, लेकिन जब फाइनली मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा। काफी अच्छे पोएट थे ये। ठीक है, इनको बेसिकली ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था 1953 में। कब किया गया था मेरे भाई, 1953 में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, हमेशा याद रखना, तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि सर ये किसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया, तो इंग्लैंड की रहने वाली क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। ठीक है मेरे भाई, आप जल्दी से मेरे को किसमें कितना दम है, जल्दी से मेरे को 10 सोल्जर के बारे में लिख के दिखाओ, जब तक मैं 1 मिनट में आता हूं। ठीक है, चलिए मेरे भाई समझ में आया। तो देखो 10 सोल्जर के बारे में मैंने आपसे पूछा, तो एक बात बताइए 10 सोल्जर को कौन लिखा, तुम बोलोगे सर आपको नहीं पता। अरे भैया मेरे को पता है, लेकिन तू बता देगा तो छोट थोड़ी ना हो जाएगा। देखो 10 सोल्जर को जो लिखने का काम किया था माय डियर, उस इंसान का नाम था रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम था मेरे भाई, रूपर्ट ब्रूक साहब बेसिकली 10 सोल्जर को लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रूपर्ट ब्रूक साहब बिलोंग कहां से कर रहे थे, लेकिन उससे पहले रूपर्ट ब्रूक साहब का जो जन्म है मेरे भैया, वो बेसिकली 1887 में हुआ था। 1887
यस 1887 था। और ये बेचारे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे मात्र 1915 में, केवल और केवल 28 साल की एज में। सर सॉरी 28 ना, हाँ 28 साल की एज में। भैया जो अच्छे इंसान होते हैं ना, जो अपने देश के लिए, अपने अपने पूरे के पूरे समाज के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, उस इंसान को भगवान रहने ही नहीं देते। इसीलिए तो क्या कहूं भाई, क्या कह सकते हैं। चलिए देखिए, ये बेसिकली कहां से बिलोंग कर रहे थे, तो ये जो है ना मेरे भैया, ये बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे थे। कहां से माय डियर, तो इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे थे। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सबको ये आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारा लगा होगा। अगर प्यारा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए, और इसका रिप्लाई मतलब आप कमेंट बॉक्स में हर एक चीज बताना। जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं उस क्वेश्चन का भी जवाब देना। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करूंगा। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर कल के क्लास में पूरे एनर्जी और पूरे डेडिकेशन के साथ। उससे पहले मेरे भाई, उससे पहले 8 बजे मैं फिर से लाइव आ रहा हूं आपके सामने। 8 बजे फिर से आ रहा हूं एकदम अच्छे तरीके से। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद एवरीवन।